हेलो गाइस, आज हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है और इसका अध्ययन करने के पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि अर्थशास्त्र क्या है ये जानें। अगर हम लोग ये नहीं जान सकते हैं, नहीं जानेंगे, तो ऐसी कंडीशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग या इंडियन इकोनॉमी इत्यादि को नहीं जान सकते। इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। जब अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जान लेंगे तब इसकी जितनी भी ब्रांच है उसके बारे में हम अवलोकन कर सकते हैं। और थ्योरेटिकल अध्ययन के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी की जो विशेषता है, इसकी संरचना है, इसकी प्रवृत्ति है और इसके साथ साथ दुनिया के अन्य देशों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के किस प्रकार के आर्थिक संबंध है, इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को जानने के पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र के जाने बिना हम लोग निश्चित तौर पर इकोनॉमी की किसी भी शाखा का अध्ययन बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। देखिए, ये टॉपिक जो है, कहीं पर भी जब इकोनॉमिक्स का जिक्र आएगा उनके लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है। कोई भी व्यक्ति पूछता है कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है या आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में या कॉम्बिनेशन में इकोनॉमिक्स बोलेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति ये पूछ ले कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, और अर्थशास्त्र के बारे में आप जानते हैं, जानते हुए भी बता नहीं पाते हैं। हम आप लोगों को अर्थशास्त्र की परिभाषा बिल्कुल समझ पैदा करने के लिए यहाँ पर बताएंगे। चूंकि अर्थशास्त्री की परिभाषा एक एक लाइन की है, अलग अलग अर्थशास्त्री अपनी परिभाषा अलग अलग प्रस्तुत करते हैं। ये परिभाषा सामान्य व्यक्ति के पहुंच से परे होती है। हम यहाँ पर आपको अर्थशास्त्र को बताने के पहले एक स्टोरी या कहानी बताएंगे, और ये कहानी जो होगी उसी से एक वाक्य या सेंटेंस निकलेगा, और वही सेंटेंस या वाक्य जो होगी वह अर्थशास्त्र की परिभाषा होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कहानी पर ही चर्चा करेंगे और फिर जाकर अर्थशास्त्र को उसी में से निकाल कर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स को जानने के पहले हम एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी में हम ये मान लेते हैं कि ये जमीन है, ये धरती है, मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है। देखिए, मनुष्य जब इस धरती पर जन्म लेता है तो केवल वही अकेले जन्म नहीं लेता, बल्कि जैसे ही वो जन्म लेता है उसके साथ उसकी आवश्यकता जो होती है वह जुड़ जाती है। आवश्यकता को इंग्लिश में नीड्स कहते हैं, और अर्थशास्त्र में आवश्यकता शब्द का प्रयोग एक डायनेमिक या प्रायोगिक अर्थ में किया गया है। तो मनुष्य के जन्म के साथ साथ उसकी आवश्यकता जो होती है वह जन्म लेती है। अब सवाल यह है कि आवश्यकता है क्या। तो देखिए, हो सकता है यह वीडियो कुछ वैकल्पिक विषय के छात्र जैसे यूजीसी के हैं, पीजीटी के हैं, पीजीटी के हैं, कमीशन के हैं। तो एक चीज हम बता दें कि इसमें 3 शब्द होते हैं। एक शब्द है डिजायर, दूसरा शब्द है नीड्स और तीसरा शब्द है डिमांड। यानी एक शब्द हम लोग ये देखते हैं कि डिजायर है, दूसरा शब्द हम लोग ये देखते हैं कि नीड्स है, और तीसरा शब्द हम लोग ये देखते हैं कि डिमांड है। ये तीनों शब्दों में कुछ ना कुछ अंतर है। इस पर हम लोग चर्चा कभी अलग से करेंगे। यहाँ पर हम केवल आवश्यकता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे
कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ उसकी आवश्यकताएं जन्म लेती है। आवश्यकता को संक्षिप्त रूप में ये कहा जा सकता है कि मनुष्य को इस धरती पर अपनी वजूद या अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण होती है वो उसकी आवश्यकता है। हालांकि ये मत समझिएगा कि ये कॉपीराइट डिप्रेशन है, हमने केवल एक समझ पैदा करने के लिए बताया है कि धरती पर मनुष्य को अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण होती है वही उसकी आवश्यकता होती है। एक तो आवश्यकता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आवश्यकता का स्वरूप कैसा होता है। तो अर्थशास्त्र में या किसी भी शास्त्र में देखा जाए तो आवश्यकता एक डायनेमिक संकल्पना है। आवश्यकता का स्वरूप जो होता है वह अनलिमिटेड होने का होता है, यानी आवश्यकता जो होती है वह असीमित होती है। असीमित होने का मतलब यह है कि अगर आज आपकी आवश्यकता एक बाइक की है तो आने वाले समय में आपकी आवश्यकता कार की हो जाएगी। अगर कार भी आपको मिल जाए तो आने वाले समय में आपकी आवश्यकता हेलीकॉप्टर की हो जाएगी। अगर ये भी आवश्यकता की आपूर्ति हो जाए तो निश्चित है कि आने वाले समय में एरोप्लेन और अंतरिक्ष यान की होगी। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य अगर एक आवश्यकता को पूरा करता है तो दूसरी नई आवश्यकता उसके सामने क्या होती है, खड़ी हो जाती है। अगर ये दूसरी नई आवश्यकता उसके सामने खड़ी होती है तो इसका मतलब है कि आवश्यकता कभी खत्म नहीं होगी। यही वजह है कि आवश्यकता असीमित या अनलिमिटेड होती है। आवश्यकता के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह नानाविध होती है। जैसे एक मार्केट में आप जाते हैं, आप देखते हैं कि अच्छी बुक बिक रही है, ये आपकी आवश्यकता बन गई। उसके बाद अच्छी मैगजीन बिक रही है, ये भी आपकी आवश्यकता बन गई। उसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अच्छी फ्रूट्स बिक रही है, ये भी आपकी आवश्यकता बन गई। उसके आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि अच्छी स्वीट्स बिक रही है, ये भी आपकी आवश्यकता या जरूरत हो गई। यानी कहने का मतलब है कि मार्केट में जब आप घूमते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि अपने डॉल में सभी वस्तु को रखें और घर लेकर चले, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इनमें से कुछ विशेष या खास आवश्यकता को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण आवश्यकता को आप पूरा कर ले ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पर्स में जो संसाधन है वो क्या है, सीमित है। और सीमित संसाधन में आप असीमित आवश्यकता को कदापि पूरा नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता के बारे में केवल आप यही कह सकते हैं कि इनमें से कुछ खास या विशेष आवश्यकता को पूरा आप कर सकते हैं, लेकिन आप संपूर्ण आवश्यकता को पूरा कर ले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये डायनेमिक या प्रावेगिक संकल्पना है और समय के साथ बढ़ती चली जाती है। तो एक पक्ष हो गया आवश्यकता। अब देखिए, मनुष्य जब धरती पर जन्म लेता है तो जिस धरती या जिस इकोनॉमी में मनुष्य जन्म लेता है वही केवल जन्म नहीं लेता, बल्कि उस इकोनॉमी या उस अर्थव्यवस्था में कुछ संसाधन दिए हुए होते हैं। संसाधन को उत्पादन का साधन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि जहां पर मनुष्य जन्म लेता है वहां कुछ संसाधन दिए हुए होते हैं। अब संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन को परिभाषित करते हुए हम संक्षिप्त रूप में केवल इतना कहना चाहते हैं कि वह तत्व जिसके सहायता से विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवा का उत्पादन किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। और इन संसाधनों के अभाव में दुनिया के किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन संभव नहीं है। इस तरीके से संसाधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है अर्थशास्त्र में, और इसके बिना वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं होगा। अब मोटे तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि संसाधन के वर्गीकरण के संबंध में अर्थशास्त्रियों के मध्य काफी मतभेद पाया जाता है, लेकिन हम क्लासिकल अर्थशास्त्री का अनुगमन करते हैं संक्षिप्त रूप में। तो क्लासिकल जो होते हैं वह संसाधन का जब क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करते हैं तो वो कहते हैं कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला संसाधन हम लोग ये देखते हैं कि मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन, इसे इंग्लिश में ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। मानवीय संसाधन में हम लोग ये देखते हैं कि लेबर शामिल है। लेबर को हिंदी में क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि पहला संसाधन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि मानवीय संसाधन है।
देखिए, मनुष्य केवल भोक्ता नहीं है बल्कि कर्ता भी है। यानी कुछ कार्यों को वो संपन्न करता है, कुछ इकोनॉमी एक्टिविटी को वो संपन्न करता है, इसीलिए उसे संसाधन का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। यही उत्पादन का एक ऐसा संसाधन है जो प्राणवान है, सजीव है और विवेकपूर्ण है। इसीलिए अर्थशास्त्र में इसे सक्रिय संसाधन या इसे एक्टिव रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। अब श्रम कहते किसे हैं, ये लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसे डिफाइन कैसे किया जाए। तो देखिए, ये काम थोड़ा हम आसान कर देते हैं। हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने घर में या कमरे में रोटी बनाते हैं, तो पहले आटा को निकालते हैं, उसके बाद उसे गूंथते हैं, गूंथने के बाद उसे बेलते हैं, बेलने के बाद आप सेकते हैं और सेकने के बाद रोटी तैयार हो जाती है। अतः रोटी के उत्पादन में आपने जो भी प्रयास किया या जो भी योगदान दिया, वही आपका क्या है, श्रम है। जैसे एक बढ़ई है, अगर उसे कुछ लकड़ी और औजार दे दिया जाए तो दिन भर वह कुछ कार्य को करेगा और एक बेंच को तैयार कर देगा। इसका मतलब है कि बेंच के उत्पादन में बढ़ई ने जो भी प्रयास किया, वही क्या है, श्रम। इस तरीके से यह पता चलता है कि उदाहरण में रोटी एक वस्तु है जिसका उत्पादन किया गया। इससे यह पता चलता है कि किसी भी वस्तु के उत्पाद में मनुष्य द्वारा किए गए सभी प्रयास श्रम है। किसी भी वस्तु के उत्पादन में मनुष्य द्वारा किए गए सभी प्रयास श्रम है, और श्रम उत्पादन का एक सक्रिय संसाधन है। इसके अभाव में किसी वस्तु तथा सेवा का उत्पादन संभव नहीं है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि श्रम के बाद दूसरा संसाधन है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन को इंग्लिश में फिजिकल रिसोर्सेज कहते हैं। इसके अंतर्गत कैपिटल शामिल है। कैपिटल को पूंजी कहते हैं हिंदी में। अब सवाल ये उठता है कि भौतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, वह संसाधन जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है या बनाया गया है, उसे भौतिक संसाधन कहते हैं। और भौतिक संसाधन के अंतर्गत पूंजी शामिल है। अब पूंजी का मतलब आप क्या समझते हैं, तो देखिए, जनरली पूंजी का मतलब रुपया या पैसा समझा जाता है या मुद्रा को समझा जाता है, लेकिन यहां पर जो पूंजी शब्द का प्रयोग किया गया है वो वास्तविक अर्थ में किया गया है। यानी रियल टर्म्स में कैपिटल शब्द का प्रयोग यहां पर हम लोग करते हैं। ये याद रखने की चीज है कि पूंजी उत्पादन का साधन है, लेकिन मुद्रा उत्पादन का साधन नहीं है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है, तो उसमें उत्तर दिया जाता है मुद्रा। लेकिन पूंजी को उत्पादन का साधन माना जाता है। अब पूंजी का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, डिफिनेशन नहीं, मीनिंग क्या है। तो पूंजी के मीनिंग या अर्थ के बारे में हम यहाँ पर चर्चा एक संक्षिप्त रूप में करेंगे। तो देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या उपकरण का अगर आप प्रयोग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यह पूंजी है, वस्तु के फॉर्म में है पूंजी। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी मशीन का अगर आप प्रयोग करते हैं, किसी भी मशीन का प्रयोग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यह पूंजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी प्लांट का प्रयोग यानी संयंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, उपकरण जितने भी उत्पादन में औजारों का प्रयोग करते हैं वो उपकरण है। इसी तरीके से जो स्वचालित यंत्र होती है उसे मशीन कहते हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे मशीनों को जोड़कर एक बड़ा व्यापक रूप प्रदान कर रहे हैं, यानी बड़ी बड़ी मशीनें को हम प्लांट कहते हैं। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि बिल्डिंग है, भवन है, इसको भी पूंजी का हिस्सा माना जाता है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी है, यानी प्रौद्योगिकी या तकनीकी है, हम लोग ये देखते हैं कि यह भी उत्पादन का एक साधन माना जाता है, यानी इसे भी पूंजी का हिस्सा हम मानते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उत्पादन में अगर आप औजारों का प्रयोग करते हैं, मशीन का प्रयोग करते हैं, संयंत्र या प्लांट का प्रयोग करते हैं, भवन का प्रयोग करते हैं और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूंजी।
अगर कोई पूछे कि पूंजी का वास्तविक अर्थ क्या है तो आप यही बताएंगे, मशीन, उपकरण, भवन, संयंत्र और टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी एक का या सभी का प्रयोग करने का मतलब है कि पूंजी है। अब देखिए, मुद्रा उत्पादन का साधन नहीं है। जनरली ये माना जाता है कि मुद्रा विनिमय की माध्यम में मूल्यों की मापक है। मुद्रा विनिमय की माध्यम में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसे कहा जाता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि प्राइस मेजरमेंट उसे कहा जाता है, यानी कहने का मतलब है कि वो कीमतों का मापन करती है, लेकिन उसे उत्पादन का साधन नहीं करते। होता गलती से क्या है कि चूंकि जितनी भी वस्तु और सेवा है, चूंकि ये सारी चीजें, उपकरण है, मशीन है, प्लांट है, इन सभी की मूल्य की माप किसमें करते हैं? मुद्रा में। इसीलिए गलती से चूंकि इन सभी की मूल्य की माप किसमें होती है? मुद्रा में। इसीलिए हम मुद्रा को गलती से पूंजी समझ लेते हैं, लेकिन मुद्रा वास्तविक रूप से पूंजी नहीं है। पूंजी का वास्तविक अर्थ है मशीन, उपकरण, भवन, संयंत्र और टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी एक का या सभी का प्रयोग करने का मतलब है कि हम पूंजी का प्रयोग कर रहे हैं। अब इन सभी चीजों को किसने बनाया है? हम मनुष्यों ने बनाया है। इसलिए इसे हम भौतिक संसाधन का हिस्सा मानते हैं, और भौतिक संसाधन में पूंजी शामिल है, और पूंजी का अर्थ ये हुआ। अब देखिए, हम उत्पादन जो करते हैं वो, अब देखिए हम यहाँ पर पूंजी को डिफाइन करना चाहते हैं, यानी पूंजी को परिभाषित करना चाहते हैं। अगर पूंजी को परिभाषित करना है तो देखिए, हम उत्पादन दो तरह की वस्तु करते हैं। एक ऐसी वस्तु होती है जिसके माध्यम से हम अपनी जरूरत या आवश्यकता को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, यानी इसकी उपभोग करते हैं और हम लोग की आवश्यकता पूरी होती है। हम लोग ये देखते हैं कि उत्पादन दो तरीके की वस्तु की होती है। एक तो हम ऐसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जिसका प्रयोग करके अपनी जरूरत को पूरा करते हैं, और एक ऐसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जिसका हम उपभोग नहीं करते, बल्कि उसे उपभोग करने के स्थान पर पुनः उत्पादन क्रिया में नियोजित कर देते हैं। इसका मतलब है कि उत्पादन का वह हिस्सा जिसे पुनः उत्पादन कार्यों में नियोजित कर दिया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। उत्पादन का वह हिस्सा जिसे पुनः उत्पादन कार्य में लगा दिया जाता है उसे पूंजी कहते हैं, और उत्पादन का वह हिस्सा जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं उसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। अतः वस्तु भी दो तरह की होती है, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, और पूंजीगत वस्तु में यही शामिल है। हम लोग ये देखते हैं कि मुद्रा उत्पादन का साधन नहीं है, वो मूल्यों की मापक है। मूल्यों की मापक पर हमने तय किया कि ये मुद्रा उत्पादन का साधन नहीं है। इसी तरीके से उससे विनिमय का माध्यम मानते हैं। जैसे देखिए, एक किसान है, उसके पास 5 लाख रुपया है, वो खेतों में छींट देगा तो क्या गेहूं का उत्पादन होगा? नहीं। लेकिन वही किसान ट्रैक्टर वाले को ले जाकर 5 लाख रुपया पेमेंट कर दे और वहां से ट्रैक्टर को ले आए, और ट्रैक्टर को जब खेतों पर चलाएगा तो गेहूं का उत्पादन संभव हो जाएगा। अंतिम रूप से गेहूं के उत्पादन में ट्रैक्टर लगाया गया। ट्रैक्टर एक प्रकार की क्या है? मशीन है। इसका मतलब है कि मशीन पूंजी है और वही पूंजी उत्पादन की साधन है। मुद्रा उत्पादन की साधन नहीं है, यह विनिमय की माध्यम है, यह मूल्यों की मापक है। हम मौद्रिक अर्थ में पूंजी का जब प्रयोग करेंगे तब मुद्रा को हम पूंजी मानते हैं, उसे मौद्रिक पूंजी कहते हैं, और यहाँ जिस पूंजी की हम व्याख्या करते हैं वह वास्तविक पूंजी है। तो वास्तविक पूंजी का अर्थ यही है। अब देखिए, भारत जैसे विकासशील देश में पूंजी की बड़ी कमी है। अब जब पूंजी अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि पूंजी तभी बढ़ेगा जब इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, प्लांट है, यानी उपकरण है, मशीन है, प्लांट है, बिल्डिंग है, टेक्नोलॉजी है। अगर इसकी संख्या बढ़ जाए या इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो निश्चित है कि पूंजी की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर इसकी संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी चीज है कि इसकी संख्या बढ़ने के साथ उद्योगों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर उद्योगों की संख्या बढ़ेगी तो कुल उत्पादन भविष्य में क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित है कि देश विकास की ओर क्या होगी? अग्रसर होगी, यानी हमारी देश में तरक्की और खुशहाली की शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए हम लोग ये देख चुके हैं, भारत में समस्या क्या है? पूंजी की समस्या है, पूंजी की बड़ी किल्लत है। पूंजी की कमी का मतलब यह है कि इनकी संख्या कम है, हमें इनको बढ़ाना होगा। अगर इन्हें बढ़ाएंगे तो निश्चित है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया मजबूत होगी और आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र में
मुद्रा अगर पूंजी होती तो मुद्रा को बढ़ाने की बात होती, लेकिन पूंजी की बढ़ाने की बात होती है। और पूंजी को बढ़ाने का मतलब यह है कि इन सारे चीजों का बढ़ना, अगर ये बढ़ जाएगा तो निश्चित है कि औद्योगिकरण होगा और औद्योगिकरण से विकास। इस तरीके से हमने ये तय किया कि पूंजी क्या है। तो देखिए, पूंजी का अर्थ मशीन, उपकरण, भवन, संयंत्र और टेक्नोलॉजी। पूंजी को परिभाषित हमने किया, उत्पादन या आय का वह हिस्सा जिसे पुनः उत्पादन कार्य में लगा दिया जाता है या नियोजित किया जाता है, उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। मुद्रा उत्पादन का साधन नहीं है, वह विनिमय के माध्यम में मूल्यों की मापक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो पूंजी अवश्य लगाएंगे। पूंजी के अभाव में किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन संभव नहीं। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि उत्पादन, क्लासिकल इकोनॉमिक्स तीसरा संसाधन की व्याख्या करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन में लैंड शामिल है। याद रखिएगा, इसे कैपिटल एल से अर्थशास्त्र में दिखाया जाता है, इसे कैपिटल के से दिखाया जाता है, इसे स्मॉल एल से हम लोग दिखाते हैं। लैंड यानी भूमि। देखिए, प्रकृति ने या ईश्वर ने मनुष्य को धरती पर धक्का मार के भगा नहीं दिया, बल्कि धरती पर भेजने के साथ उसको कुछ संसाधन दे दिया कि ले जाओ, इसका इस्तेमाल करो और अपनी जरूरत या आवश्यकता को पूरा करो। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्राकृतिक साधन का मतलब ही होता है गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज, यानी प्रकृति प्रदत्त संसाधन को ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि शामिल है। लेकिन भूमि का मतलब आप जमीन की सतह न समझे। अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का प्रयोग जो किया गया है वह व्यापक अर्थ में किया गया है, एक एक्सटेंसिव मीन्स के रूप में किया गया है। देखिए, भूमि का मतलब यहां पर क्या है, तो इसको भी हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं। भूमि यानी सरफेस का इस्तेमाल, भूमि जमीन की सतह होती है। अगर सब जमीन की सतह का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि भूमि का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरीके से भूमि में उर्वरता होती है, फर्टिलिटी होती है। उर्वरता का मतलब आप समझ लीजिए, अगर जमीन को 10 किलो आप अनाज देंगे तो वो आपको 500 किलो अनाज वापस कर देगी। यही भूमि की उर्वरता है और यह उसकी एक विशिष्ट गुण मानी जाती है। इस तरीके से उर्वरता का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि आप भूमि का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि भूगर्भ में रॉ मटेरियल पाए जाते हैं, खनिज तत्व, जैसे लकड़ी, जैसे लोहा है, कोयला है, तांबा है, पीतल है, जस्ता है, पेट्रोल है, गैस है। जितने भी भूगर्भ में संसाधन पाए जाते हैं, इन सभी संसाधनों को निकाल कर जब हम अपने कामों को पूरा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम भूमि का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से भूमि पर वन संपदा है, फॉरेस्ट स्टेट यानी वन संपदा। वन संपदा में लकड़ी है, लट्ठा है, जानवरों की खाल है, छाल है, विभिन्न किस्म की जड़ी बूटी, हड्डी गुड्डी है। इनमें से किसी एक का या सभी का प्रयोग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भूमि का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि भूमि पर वाटर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर है। इनमें से किसी एक का या सभी का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम भूमि का प्रयोग कर रहे हैं। तो भूमि का वास्तविक अर्थ ये है, जमीन की सतह, भूमि की उर्वरता, खनिज तत्व, वन संपदा, इसी तरीके से जल, इसी तरीके से तापमान, इसी तरीके से आर्द्रता, इसी तरीके से वायु। इनमें से किसी एक का या सभी का प्रयोग करने का मतलब है कि हम भूमि का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि इन सभी को किसने बनाया है, ईश्वर ने, इसका मतलब यह है कि हमें ये सब चीज ईश्वर ने दिया है, अतः इसी को ईश्वर प्रदत्त संसाधन या प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहते हैं। इसीलिए इन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं और प्राकृतिक संसाधन में भूमि शामिल है। तो ये हो गए उत्पादन के संसाधन। इनका भी एक संक्षिप्त परिचय हमने आप लोगों को सामने दे दिया, क्योंकि इस कहानी को अगर पूरा समझेंगे तभी अर्थशास्त्र की परिभाषा आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। और हमारा उद्देश्य यह है कि अर्थशास्त्र को केवल ऐसे एक लाइन में बताया ना जाए, बल्कि इसको इस तरीके से बताया जाए कि आप दिमाग में आपका फिट हो जाए और कभी भी कोई पूछे तो अनायास आपके मुंह से निकल जाए कि अर्थशास्त्र क्या है।